सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट वेल। तो क्लास 12 केमिस्ट्री टर्म 1 एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग एक सीरीज़ लॉन्च किए हैं, एमसीक्यू सीरीज़। तो यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 2 केमिस्ट्री सॉल्यूशंस क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, पहले एमसीक्यू के मैं रूल्स बता देता हूँ आपको। जब भी एमसीक्यू आएगा तो आपको वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करना है। उसके बाद आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। अगर आपका आंसर सही है तो आपको 1 मिलेगा, गलत है तो 0 मिलेगा। उसके बाद आपको अपना मार्क्स को कमेंट में डालना है वीडियो ख़त्म होने के बाद, जब सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तब। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे अब। यूनिट 2 सॉल्यूशन, मतलब चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। तो इसमें कुछ ये है, नंबरिंग है ये हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्म बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखिए, पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ शो करता है कौन सा सॉल्यूशन, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का सॉल्यूशन। ठीक है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट TB ऑफ प्योर एसीटोन इज़ लेस देन दैट ऑफ प्योर CS2। मतलब T0B ऑफ एसीटोन इज़ लेस देन ऑफ T0B ऑफ CS2। ठीक, ये दिया हुआ है। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट के सामने मार्क करेंगे करेक्ट इनकरेक्ट, उसके बाद हम लोग लास्ट में पिक कर लेंगे उसको। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपका, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज़ ऑलवेज लेस देन द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ एसीटोन। बॉइलिंग टेम्परेचर मिक्सचर का हमेशा लेस देन होगा बॉइलिंग टेम्परेचर एसीटोन के। देखिए, एसीटोन और CS2 का मिक्सचर है हम लोग के पास में, और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है CS2 से। तो अगर आप एसीटोन और CS2 को कभी भी मिक्स कीजिएगा तो इन दोनों के बीच का एक वैल्यू आता है, मतलब T0B ऑफ एसीटोन और T0B CS2 के बीच का। मतलब यह मान लीजिए यहाँ पे नंबर लाइन पर हमने प्लॉट किया एसीटोन का और CS2 का, ये मान लीजिए एसीटोन का, या मान लीजिए CS2 का है। तो ये इनमें से कोई कहीं भी पॉइंट पे बीच में लाइक करेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमेशा कम होगा। ऑलवेज वाले टर्म्स तो आप हमेशा ही शुरू में हटा दिया कीजिए। तो ये गलत स्टेटमेंट है। एक मिनट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर अब मिक्सचर, अच्छा मिक्सचर का पूछा है ना। हाँ, तो मिक्सचर का तो एसीटोन से कम ही होगा, सही स्टेटमेंट है ये। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर, अब आपको पता है कौन सा बॉइलिंग पॉइंट बनाएगा। देखिए, जो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से, वो आपका हमेशा जो मिक्सचर बनाता है वो बनाता है लो एजियोट्रोपिक मिक्सचर। देखिए, दो तरह का एजियोट्रोप होता है, एक हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप, एक लो बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, तो ये लो बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है। अब लो बॉइलिंग एजियोट्रोप का आपका ऑलवेज लेस रहता है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ एसीटोन। ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि लो बॉइलिंग एजियोट्रोप का दोनों से लेस होता है, इसका भी और उसका भी। ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर का। तो आप जानते हो कि एजियोट्रोप कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है, मतलब ऐसा मिक्सचर जिनको बॉयल करने के बाद उनका कंसर्न, मतलब जो उनमें प्रोपोर्शन होता है उन दोनों कंपोनेंट का, वो चेंज नहीं होता है एक लिमिट के बाद। तो उस समय बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट सही स्टेटमेंट है। सी क्या है, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ CS2 लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इज एडेड टू एन एक्सेस ऑफ एसीटोन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इंक्रीजेस। देखिए, जब भी आप बॉइलिंग CS2 कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड करेंगे एसीटोन में, इसका लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है। जब भी आप लेस वोलेटाइल चीज़ को ऐड करेंगे एक्सेस में, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा सिस्टम का, क्योंकि पहले जब वो रहता तो ज़्यादा वोलेटाइल था, अब ये उसका जगह ले लेगा कुछ, तो ये कम वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज़ होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है, सही बात, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसिटिक एसिड, इन दोनों का एक मिक्सचर है, कैन बी कम्प्लीटली सेपरेटेड बाई सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, आपको ये पता होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग सिर्फ उन्हीं को सेपरेट कर सकते हैं कंपाउंड को जिनका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री से डिफ़र करता है, उसी को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं।
तो इन दोनों को देखिए, ये दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है। देखिए CH2 नॉन पोलर है, CH3 CO CH3 भी नॉन पोलर है, क्योंकि इस बहुत बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इधर, तो बीच में थोड़ा सा पोलैरिटी होने के बावजूद भी ये नॉन पोलर हो जाएगा इन दोनों बल्कि अल्काइल ग्रुप्स के वजह से इनरिएक्टिव हो जाएगा इस तरह से। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं कि इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही आसपास होगा। तो इसको हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन से तो नहीं सेपरेट कर सकते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन से तो नहीं सेपरेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में तो इनकरेक्ट पूछा था ना, देखिए क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये फर्स्ट ABC तो करेक्ट है आपका, इनकरेक्ट है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ABC इधर है, डी आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे, तो डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब हम लोग। एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इसका फार्मूला गिवन है आपको, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इफ द डेंसिटी इज 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए सिंपल, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम लोग। तो इथिलीन ग्लाइकोल का नंबर ऑफ मोल्स, इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, C2H6O2, ये फॉर्मूला है इथिलीन ग्लाइकोल का, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका पहले हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ C2H6O2। तो देखिए कार्बन का 12 होता है मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हो जाएगा आपका 24 + 6 + 32, तो ये आपका आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन वेट अपॉन मोलर वेट करते हैं हम लोग। तो गिवन वेट है इतना ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट है इसका 62, तो इतने ग्राम पर, मतलब इतना ग्राम पर मोल बाई ग्राम, तो इतने मोल आपके आ जाएंगे। ठीक है, इतना मोल आपके पास इथिलीन ग्लाइकोल है। ठीक है, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो हम लोग कितना गिवन है, 200 ग्राम गिवन वेट, और मोलर वेट वाटर का 18 ग्राम पर मोल होता है। कैसे निकाला देखिए, हाइड्रोजन का 1 होता है मल्टीप्लाइड बाई 2, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये 18 आ जाता है, 16 + 2, तो ये आपका इसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना मोल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना है हम लोग को, मोलैलिटी सबसे पहले निकालना है। तो पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 222.6 / 62 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट का मास कितना है, 200 ग्राम्स है, तो यहाँ पे 200 ग्राम्स इसका मास ले लेंगे, लेकिन kg में रखना है तो 1000 से डिवाइड भी करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं 5 से, है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका। 3 से कर लेते हैं, 3 × 7 = 21, 1 3 × 7 = 21, 1 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, और ये 3 × 2 = 6, ये नहीं जाएगा तो 20.6 इस तरह कुछ आएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो ये आपका नियर अबाउट मोलैलिटी कैलकुलेट करना है ना आपको। अच्छा, क्वेश्चन में मोलैरिटी करने के लिए बोला है ना। अच्छा, कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी इज इतना, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ से आपको जो भी आ जाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ से मोलैलिटी निकाल। तो देखिए यहाँ पे आपका मोलैलिटी आ जाएगा इसको कैलकुलेट करके, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मोलैरिटी के लिए लिया, तो यहाँ जो भी आएगा उससे आपको मतलब नहीं है, आपको तो मोलैरिटी से मतलब है, तो मोलैरिटी हम लोग निकाल लेते हैं इस सॉल्यूशन का। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग मोलैरिटी निकालने के लिए पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाले थे, अभी हम लोग निकाले थे 222.6 डिवाइडेड बाई 62, ये आया था नंबर ऑफ मोल्स। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए डेंसिटी दिया हुआ है और सॉल्यूशन का टोटल मास कितना होगा, इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर का मास मिला दीजिए तो वही टोटल सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। तो मास टोटल कितना आएगा, 222.6 + 200, ये आ गया आपका 422.6 ग्राम्स, इतना मास है आपका दिया हुआ है, और डेंसिटी दिया हुआ है 1.072 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम आपका ml में कितना आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, तो ये आपका आ जाएगा 422.6 डिवाइडेड बाई 1.072। ठीक है, तो इसको यहाँ रख दीजिए वॉल्यूम को, ml, यहाँ लीटर में रखना था तो ml से लीटर में कन्वर्ट भी कर लीजिएगा।
तो यहाँ इस तरह से 422.6 डिवाइड बाई 1.072 मल्टीप्लाइड बाई लीटर में रखेंगे यहाँ पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आपको मोलारिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिए, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 9.11 के करीब आता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.11। ठीक है, तो ये वाला आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है हम लोग का। ठीक है, लिख भी देता हूँ, 2 का आंसर सी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज़ एडेड टू एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा, इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें से हम देखते हैं मर्क्यूरिक आयोडाइड। मर्क्यूरी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक +1 में, एक +2 में। जो +2 वाला फॉर्म होता है उसको आयोड ये बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है Hg(I2). एक और होता है मर्क्यूरी Hg(2I2), इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरस आयोडाइड। ठीक है, मर्क्यूरस आयोडाइड। क्वेश्चन में पूछा हम लोग से मर्क्यूरिक आयोडाइड, ये वाला फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, मर्क्यूरिक आयोडाइड। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग से ये वाला पूछा है। तो क्या दिया हुआ है इसमें, अगर हम लोग इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है। देखिए, तो 3 ऑप्शन फ्रीजिंग पॉइंट का है, तो बहुत चांसेस है फ्रीजिंग पॉइंट से आंसर होने का। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए अब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 3-4 चीज़ पढ़े हैं। ठीक है, एक तो पढ़े हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट इज़ लोअर्ड, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इज़ रेज्ड, फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट चेंज, बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज वाला तो लग नहीं रहा है हम लोग को, है ना, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड होगा या तो रेज्ड होगा। तो हम लोग जनरली डिप्रेशन पढ़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में, है ना, इसीलिए आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि देखिए आपने अगर इस Hg(2I2) में KI डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अच्छा एक मिनट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड नहीं होगा, गलत बता दिया ना, एक मिनट, यहाँ पे कुछ और भी होता है, वो चीज़ आप लोगों को पता होगा। देखिए मैं बता देता हूँ फिर से। देखिए यहाँ पे Hg(I2) आपके पास था और KI था, ये दोनों रिएक्ट करके आपस में एक कंपाउंड बनाते हैं, इस तरह का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। ये इसको बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। ठीक है, आप लैब में भी इसे यूज़ करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। तो देखिए यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर अगर हम लोग देखें तो यहाँ बाद में 3 बन रहा है और पहले 1 था, मतलब पहले आपके पास 2 था, तो ये 1 से ज़्यादा आ रहा है वेंट ऑफ फैक्टर, मतलब ये मॉलिक्यूल जाने के बाद डिसोशिएट हो जाएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा, रेज हो जाएगा, लोअर नहीं होगा, रेज हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ये होता है, तो इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, फिर भी मैंने बता दिया। 4th क्वेश्चन क्या है, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। तो मैंने जो सॉल्यूशन का वो किया था लेक्चर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है। देखिए, जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पता है हम लोग किसको बोलते हैं, मोलर इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, जो हम KB को बोलते हैं, इसका नाम KB होता है। ठीक है, K(b), तो ये सब्सक्रिप्ट में होता है B, तो ये जो KB हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और ये किस पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूशन। जैसे आपने पढ़ा होगा KB वाटर के लिए कुछ और होता है, बेंजीन के लिए कुछ और होता है, मतलब अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर यहाँ दिया नहीं है, तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 4 का आएगा आपका B। ये बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तुरंत जिसको थ्योरी पता है तुरंत बन जाएगा। आप मुझसे कमेंट में बताइएगा इसका थ्योरी अगर आपको चाहिए, तो मैं आपको थ्योरी लेक्चर भी इसका बना दूंगा बहुत जल्दी। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं पहले, और ऑस्मोटिक प्रेशर का प्रोपोर्शनैलिटी तीनों चीज़ से लिख लेते हैं। R तो कांस्टेंट होता है, तो R पे डिपेंड कर नहीं सकता ना, कंसनट्रेशन और टेम्परेचर। द मॉलिकुलर कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, हाँ इस पर डिपेंड करता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हाँ इस पर डिपेंड करता है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हाँ इस पर डिपेंड करता है। D ऑल, तो सब पे डिपेंड करता है ना, ऑल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 5 का आपका D हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जो आपका
ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है, और वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर, यहाँ पे हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर को छोड़ दिए थे, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से भी उसका फ़र्क पड़ता है। और मतलब 2 हो गया तो ऑल ही होना है, 2 से ज़्यादा मतलब 2 हो गया तो ऑल ही होना है ना, ऑल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले में अगर आपको डिस्क्रिपेंसी था भी थोड़ा, तो ऑल देखते ही 1 और बी अगर 2 सही है और इज़ पूछा इज़ नॉट नहीं पूछा तो ऑल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए 5th का आंसर हो जाएगा आपका ऑल, डी, ठीक है। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन ईच केस हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप 10 ग्राम सॉल्यूट ले लें, मतलब मोलैरिटी सबका कांस्टेंट कर दें, मोलैरिटी पे आप कुछ नहीं कर बोल सकते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई, है ना। के एफ और एम तो कांस्टेंट दिया हुआ क्वेश्चन के हिसाब से, अगर कैपिटल एम कांस्टेंट है एक तरह से स्मॉल एम भी कांस्टेंट हो गया, तो सबके लिए ये सब चीज़ तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है तो डेल्टा टी एफ आपका आई पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक 4 सॉल्यूशन है, मैं सबका आई लिख देता हूँ उसके बगल में। इसका आई कितना होता है, ये कितने आयंस में डिसोशिएट होगा, 2 आयंस में डिसोशिएट होगा। के सी एल आपका 2 आयंस में डिसोशिएट होगा, लेकिन इसका मोबिलिटी कम होगा क्योंकि बड़े आयंस है ना, बड़े आयंस का मोबिलिटी कम होता है, इसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन देख लीजिए, शुगर का सॉल्यूशन का डिसोशिएट नहीं करता है तो आपका आई 1 ही रहेगा, मतलब डिसोशिएट नहीं करता है उसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है, और जो एसोशिएट करता है उसका 1 से कम होता है, 1 और 0 के बीच में होता है। ग्लूकोज का भी 1 ही रहेगा, ग्लूकोज भी डिसोशिएट नहीं करेगा, ठीक है। शुगर ग्लूकोज का आपका 1 ही रहेगा। अच्छा, शुगर ग्लूकोज हम लोग वो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का जब सीरीज़ लाएंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में इनका स्ट्रक्चर भी बता दूंगा कि ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर होता है, डी ग्लूकोज, अल्फ़ा, डी बीटा डी, वो सब में हम लोग सारा बात करेंगे। लेकिन अभी इस चैप्टर में बेसिक हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे इतना ही चीज़ होता है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं, इन चारों में से किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, जिसमें डिप्रेशन सबसे कम होगा उसका हाईएस्ट सबसे ज़्यादा होगा। देखिए ये क्या बताता है डिप्रेशन, जिसमें मान लीजिए ये एक लेवल है, एक थर्मोमीटर एक लेवल है, ठीक है। इससे इतना डिप्रेस हो गया कोई चीज़, ज़्यादा डिप्रेस हुआ तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और कम हो गया ना। जो कम डिप्रेस हुआ वो इतना दूर गया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा। मतलब मान लीजिए -5 था, ये -2 हो गया और ये 0 है, ठीक है। जो डिप्रेस हुआ आपका, अगर ज़्यादा डिप्रेस हुआ तो लो हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। कम डिप्रेस हुआ मतलब अगर डेल्टा टी एफ कम है तो मेल्टिंग पॉइंट आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो डेल्टा टी एफ मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछा है ना इसमें, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो टी एफ सबसे कम होना चाहिए। तो डेल्टा टी एफ एम तो सबके लिए सेम है, तो डेल्टा टी एफ आई के प्रोपोर्शनल है। तो आई सबसे कम किस में, शुगर में, ग्लूकोज में, के सी एल में, एन ए सी एल। इन दोनों का तो 2 है तो इन दोनों पहले ही रेस से आउट हो गए। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है आपको, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए, शुगर हो जाएगा आपका, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें से आपका। शुगर सॉल्यूशन में आपका आई जो है वो कम होता है, उसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन डिसोशिएट नहीं करता है ना, ग्लूकोज सॉल्यूशन फिर भी थोड़ा बहुत कर देता है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ रहता तो ऑप्शन आपके लिए और क्लियर होता। मान लीजिए मैं ऑप्शन को कट करके यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए AlCl3 दिया हुआ था, अब ठीक है, AlCl3 का वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, 4 हो जाएगा ना, 3 Cl माइनस आयन और एक Al3+। अब ठीक है, अब शुगर हो जाएगा। वैसे ग्लूकोज में तो डिस्क्रिपेंसी रहता है इसलिए ऑप्शन चेंज कर दिया। 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले मैं 6th को अरेज कर, तो 6th का आंसर क्या था आपका, सी था, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 7th क्वेश्चन, इक्वीमोलर सॉल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट हैव। देखिए इक्वीमोलर मतलब एम कांस्टेंट, कैपिटल एम कांस्टेंट, सेम सॉल्वेंट मतलब किस चीज़ का बात हो रहा है, के एफ या के वी का बात हो रहा है। तो के एफ और के वी सॉल्वेंट लेने पे सेम हो गया, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट, सेम बॉइलिंग पॉइंट बट डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट, सेम फ्रीजिंग पॉइंट बट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, सेम बॉइलिंग पॉइंट एंड सेम फ्रीजिंग पॉइंट, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड सेम डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखिए डेल्टा टी एफ क्या होता है, आई के एफ एम, डेल्टा टी बी क्या होता है, आई के बी एम, है ना। तो देखिए अगर कैपिटल एम या स्मॉल एम सेम है तो इसमें कंपेरिजन हो नहीं सकता है। के एफ सेम है, के बी सेम है, क्यों, क्योंकि सेम सॉल्वेंट में ले, तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट ही सेम ले लिया तो के एफ के बी सेम है। तो डेल्टा टी एफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, और आई तो कांस्टेंट होता है ना, तो वो आई पे ही डिपेंड कर रहा है दोनों चीज़, तो दोनों सेम बॉइलिंग और सेम फ्रीजिंग पॉइंट है होगा उसका।
ठीक है, एक्यूमुलेटर सॉल्यूशन सेम सॉल्वेंट में, लेकिन है ना। तो आपका 7th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेम बॉइलिंग पॉइंट एंड सेम फ्रीजिंग पॉइंट। 8th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन शायद नहीं आया हम लोग के पास। अच्छा 8th नंबर क्वेश्चन लगता है यहाँ से हट गया, तो 8 नंबर क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, 9th पहले कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा ये तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, उसी दिन हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी एक हम लोगों ने अभी वीडियो किया था सॉल्यूशन के ऊपर में, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस्ड है, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा उसको। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोगों के लिए। तो फ्रेश वाटर इधर कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर है इस साइड में। तो वाटर किधर से किधर मूव करेगा, देखिए वाटर तो इधर से इधर मूव करेगा। वाटर अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे वाटर जो है बी, अगर ए से बी मूव करेगा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जितना प्रेशर लगेगा, अगर उससे कम लगेगा तो बी से ए मूव करेगा, ठीक है। और अगर उससे ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो मैंने उल्टा बोल दिया, देखिए नॉर्मली उसको ए से बी मूव करना चाहिए नॉर्मली। और अगर आप प्रेशर कम रखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से तो वो आपका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर आप कम प्रेशर रखे हैं तो वो जिधर होना चाहिए उधर ही होगा, है ना। और अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर रखें, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा के रखे हैं तो आपका वाटर जो है वो बी से ए में मूव करना चाहिए। क्योंकि देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जिसपे कि उधर का सॉल्यूट उधर मतलब उधर का सॉल्वेंट उधर जस्ट मूव करने लगता है, ऐसा प्रेशर, ठीक है। तो आप उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रुक जाएगा ऑस्मोसिस। अगर उससे ज़्यादा अगर उसके उल्टा साइड लगा देंगे तो वाटर उल्टा डायरेक्शन फ्लो होने लगेगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ़ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन पिस्टन बी, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर जो वाटर है वो बी से ए में मूव करने लगेगा, इस डायरेक्शन मूवमेंट होने लगेगा वाटर का बी से ए में, ठीक है। बस सिंपल क्वेश्चन था। एग्जाम्पलर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आपको अगर इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप एग्जाम्पलर वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं आपका क्या करूँगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। ये जो चैनल आप वीडियो देख रहे हैं एजुकेट वेल, इसी चैनल पर हम लोग का वीडियो है। तो अच्छा आपने अगर तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपकी और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा बात सही नहीं है, आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा बात आपका इनकरेक्ट है। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शंस पहले। डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ ज़ीरो। तो देखिए आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो होता है तो सही बात है ना। क्योंकि ना इंटरेक्शन में कोई चेंज आता है, मतलब ए का इंटरेक्शंस बी का इंटरेक्शंस विल बी सेम एज ए बी इंटरेक्शंस। तो आपको तो डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा एच में तभी चेंज आता है जब कोई बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये भी आप बात ध्यान से लिख लीजिए, क्लास 11 में आप थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं इसे। डेल्टा एच तभी चेंज होगा या तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो या बॉन्ड फॉर्मेशन हो। और बॉन्ड नहीं भी बने तो वीक इंटरेक्शन भी बने, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्ले में आ गया इस तरह से। या तो ये हो या तो पार्शियल, मतलब किसी तरह से स्टेबिलिटी मिले, पार्शियल स्टेबिलिटी मिले या फुल। तो ये तो आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्वेश्चन में नॉट पूछा है तो ये तो होता है, लेकिन ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में नॉट पूछा है ना, इनकरेक्ट। डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ ज़ीरो। तो आपको पता होगा कि अगर आप यहाँ पे एक सॉल्यूशन 10 ml लें और एक ग्लास में 20 ml सॉल्यूशन लें और इन दोनों को मिक्स करें, तो ये अगर 30 ml आ गया तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन है। अगर 30 नहीं आया तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में चेंज इन वॉल्यूम इन मिक्सिंग ज़ीरो होता है। मिक्सिंग करने के पहले जो वॉल्यूम होता है, मिक्सिंग करने के बाद जो वॉल्यूम होता है, दोनों सेम होता है। तो ये भी बात सही है, लेकिन क्वेश्चन का गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था ना। ऑप्शन सी क्या बोलता है, डेल्टा पी इज़ इक्वल टू प्रेशर ऑब्जर्व्ड माइनस प्रेशर कैलकुलेटेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए जो आप प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं और जो प्रेशर आप कैलकुलेशन से निकालते हैं तो वो तो सेम आता है। और डेल्टा पी इसलिए ज़ीरो, देखो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेशर कैलकुलेटेड आपका क्या होता है, पी नॉट ए एक्स, ये आपका कैलकुलेटेड प्रेशर है। और प्रेशर ऑब्जर्व क्या है, जो आप बैरोमीटर लगा के
रीडिंग ले लेते हैं। तो आप लोगों ने एक ग्राफ पढ़ा होगा, इस टाइप का एक कर्व होता है, एक्स से यहाँ पे मान लीजिए 0 है, एक्स भी यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पी नॉट बी होगा और ये इस तरह से डिक्रीज़ होकर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक्स से 0 है तो यहाँ से ये पी नॉट ए हो जाएगा, इस तरह से एक ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स से 1 है, एक्स भी आपका 0 है, ठीक है। तो जो आपका डेल्टा पी है वो जो ये ओरिजिनल ग्राफ ऐसे ही होता है और आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ऐसे ही ग्राफ बनता है। नॉन आइडियल के लिए क्या होता है, डेविएशन हो जाता है, या ऊपर से या नीचे से, ये मतलब एक या तो ऊपर से होगा दोनों, या तो दोनों नीचे से होगा, वो नॉन नेगेटिव मतलब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता है राउल्स लॉ को, ओवर ऑल कंसनट्रेशन एंड वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि बैरोमीटर रीडिंग और ये वाला रीडिंग दोनों सेम आएगा, क्योंकि ऑब्जर्व प्रेशर विल बी सेम एज द कैलकुलेटेड प्रेशर, ठीक है। तो डेल्टा पी जो आप बोल रहे हो वो 0 आना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्वेश्चन का गलत ऑप्शन हो जाएगा ये भी, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। डेल्टा जी मिक्सिंग इज़ 0, नहीं, डेल्टा जी मिक्सिंग 0 नहीं होता है, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होता है, तभी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, ये स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है, तो डी आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 10th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट पूछा था क्वेश्चन में, फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन है इनकरेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या इनकरेक्ट है, तो 10th का आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इनकरेक्ट है इसमें ये वाला, डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, क्योंकि डेल्टा जी मिक्सिंग जो होता है आपका वो लेस देन 0 होता है, ना कि इक्वल टू 0, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू देता फिर भी हम लोग कर लेते, चलो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, लेकिन लेस देन 0 कर दिया मतलब इक्वल टू 0 कर दिया तो गलत हो गया, इक्विलिब्रियम पे नहीं ना रहता है, इसीलिए, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज़ ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज़ ड्यू टू, तो यहाँ पे ये हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्या बोल रहा है कि लो कंसनट्रेशन ऑक्सीजन का जो ब्लड में होता है टिश्यूज़ में, जो पीपल हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं वो क्यों होता है। तो देखिए, जो मान लीजिए ये हाई एल्टीट्यूड एक माउंटेन है ये, ठीक है, या नीचे है, तो जहाँ पे नीचे है वहाँ पे आपका प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर में आने के बाद आपका प्रेशर कम हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाता है, ठीक है, इसके वजह से। तो ऊपर में जाने के बाद आपका क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो लो कंसनट्रेशन क्यों होता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम है। सॉल्युबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम रहता है ऊपर में। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका एक मेजर रीज़न है आपका होने का, ठीक है। टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर से इसका कोई लेना नहीं, जैसे यहाँ टेम्परेचर लिखा है ना, टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है, प्रेशर से रिलेटेड होता है, ठीक है। हेनरीज लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में ही। तो ये आंसर का MCQ है ना, 1 का D, ये सब इस तरह से लिखा हुआ है, वही सब है जो हमने लगाया है, तो अलग थोड़ी है। अब असर्शन रीज़न करेंगे, देखिए असर्शन रीज़न क्या होता है। असर्शन रीज़न भी CBSE के MCQ में दिया हुआ है, और आप लोगों ने इतना प्रैक्टिस कर लिया होगा अभी तक कि आपको ये समझ में आ गया हो किस तरह होता है। फिर मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं हम लोग। डायरेक्शन कैसा है, मार्क द ऑप्शन विच इज़ मोस्ट सूटेबल। देखिए यहाँ पे मोस्ट सूटेबल आपको मार्क करना रहता है, वो तो वैसे भी डिस्क्रिपेंसी केस में हम लोग मोस्ट सूटेबल ही मार्क करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन आपको मार्क करना रहता है, A, B, C और D। ए क्या होता है, अगर दोनों करेक्ट होता है असर्शन रीज़न, और रीज़न जो होता है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, तो आपको A मार्क करना है। अगर दोनों असर्शन रीज़न करेक्ट है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो आपको B मार्क करना है। असर्शन करेक्ट है, रीज़न रॉन्ग है तो C मार्क करना है। असर्शन इनकरेक्ट है, रीज़न करेक्ट है तो D मार्क करना है, ठीक है, इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। असर्शन बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl फ्रीजेस बिलो 273 केल्विन। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें ये सॉल्वेंट है वाटर और NaCl है आपका सॉल्यूट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब भी हम लोग इम्प्योरिटी या सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, और उसके वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या होता है हम लोग का, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या कॉन्सिक्वेंस आता है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है आपका डिप्रेस हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पहले अगर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे होता था वो, तो अब वो उससे कम पे, मान लीजिए माइनस पॉइंट कुछ, एग्जांपल के लिए मान लीजिए -0.5 डिग्री सेल्सियस पे वो अब मतलब फ्रीज़ हो रहा है, ठीक है।
तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है जब भी हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एज एन इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। अगर जनरली वाटर का आपका कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग केल्विन में चेंज करें तो 273 केल्विन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए 0.5 एग्जाम्पल लिया मैंने, अगर NaCl का अमाउंट चेंज करेंगे तो ये 0.5 से चेंज होता रहेगा, ये बहुत है ना, लेकिन 0 डिग्री से तो कम ही रहेगा, मतलब लेस देन तो 273 फिक्स्ड है केल्विन आना, है ना, क्योंकि ये लेस देन 0 आएगा, ये वाला हमेशा चीज़, इधर वाला चीज़ ये हमेशा लेस देन 0 है, तो ये हमेशा लेस देन 273 आएगा, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेस देन 273 होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और असर्शन ने बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब रीज़न देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा है। रीज़न बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखिए वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन का जो है वो प्योर सॉल्वेंट से कम है, जो P0 है इससे कम है आपका, बोला जा रहा है PA, तो बिल्कुल सही बात है। ये वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होता है, उसी की वजह से तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस हो जाता है ना। वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका डिप्रेस हो जाता है। वो वाला कर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फ्रीजिंग पॉइंट वाला, तो उसमें क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट पहले इधर रहता है और बाद में फ्रीजिंग पॉइंट इधर आ जाता है। इस तरह कर्व था ना वो, ऐसा इस तरह का कर्व था, तो वो पहले फ्रीजिंग पॉइंट इधर यहाँ पे था और बाद में फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, तो वही फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन वाला कर्व, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये वेपर प्रेशर लेस होता है, तो इसका आंसर यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ ये लिख दिया गलती से, यहाँ पे इसका आंसर ए है, ठीक है। इसमें भी आंसर लिखा हुआ, आंसर पहले आप मत देखिए। अब देखिए आंसर असर्शन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस डू नॉट शो एनी ऑस्मोसिस व्हेन प्लेस्ड साइड बाय साइड। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑस्मोसिस नहीं शो करते हैं। तो देखिए अगर आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में लगा के दोनों तरफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन रखें, मतलब इसका कंसंट्रेशन पाई है मान लीजिए, मतलब इसका कंसंट्रेशन C है मान लीजिए, इसका कंसंट्रेशन भी C है ना। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट ही नहीं होगा, तो ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। सही बात है ये। अगर साइड बाय साइड आप आइसोटोनिक सॉल्यूशंस रख देंगे तो उसको वो तो ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, है ना। तो हम लोग इंट्रावेनस इंजेक्शन में यही तो करते हैं, अगर कोई इंजेक्शन है वो आपको इंट्रावेनस देना है तो आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनाइए ना, आप दोनों कंसंट्रेशन सेम रख दीजिए, ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेम होता है। अब ये देखिए ये मतलब क्या बोल दिया यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ पहले, यहाँ पे खाली जगह है। तो देखिए असर्शन जो, अगर यहाँ पे देखिए यही पे बता देते हैं। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ये तो गलत बात है ना। सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम होने से आइसोटोनिक हो जाता है सॉल्यूशन, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर ये गलत स्टेटमेंट हो गया आपका। तो असर्शन सही स्टेटमेंट है और रीज़न का इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसका आंसर आपका हो जाएगा C, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। सही बात है, जो भी कंसंट्रेशन टर्म में आपका वॉल्यूम का टर्म आता है वो सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। जिनमें मास का टर्म आता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। जिन भी आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम आता है वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में मास आता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो असर्शन क्या है, मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। मोलैरिटी इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, उसमें तो मोलैरिटी था ही नहीं, मोलैरिटी नहीं था उसमें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने 4 पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला आपने पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा आपने पढ़ा है एब्यूलियोस्कोपी, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा आप लोगों ने पढ़ा है क्रायोस्कोपी, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा आप लोगों ने पढ़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 आप लोगों ने पढ़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोलैरिटी तो उसमें आता नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर C हो जाएगा इसका, ठीक है। आंसर C हो जाएगा 14th का, ठीक है। 15th पे चलते हैं। 15th में क्या बोल रहा है, असर्शन है कुकिंग टाइम इज़ रिड्यूस्ड इन अ प्रेशर कुकर। सही बात है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन साइड द प्रेशर कुकर इज़ लोअर्ड, गलत बात है। देखिए
जो बॉइलिंग प्रेशर कुकर है उसमें आपका खाना जल्दी पक जाता है, ये सही बात है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों जल्दी पकता है? क्योंकि देखिए प्रेशर कुकर में प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होता है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट कर जाता है। देखिए अब बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पे तो डिपेंड करता ही है, और साथ में आपका वो जो फार्मूला था उसमें आपको मोलैलिटी आता था, मतलब सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही है, लेकिन आपके प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो प्रेशर अगर आप इंक्रीज़ कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इवेंचुअली इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में क्या होता है, देखिए प्रेशर कुकर कुछ इस तरह का होता है। प्रेशर कुकर के अंदर में आपका बहुत हाई प्रेशर रहता है, इसके बहुत थिक वॉल्स रहते हैं और बहुत हाई प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है सब चीज़ का वो बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या है, सेम मतलब एक ही डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के लिए उन लोगों को ज़्यादा हीट चाहिए, तो वो लोग ज़्यादा हीट की कैपेसिटी हो जाता है, उनका हीट कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो वो लोग ज़्यादा हीट ले सकते हैं फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। तो उतना ही टेम्परेचर आप मतलब 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उन लोग को ज़्यादा हीट चाहिए, तो ज़्यादा हीट कंटेंट को मिलेगा तो खाना जल्दी पक जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। लोअर्ड नहीं होता है, एलिवेटेड होता है। अगर यहाँ एलिवेटेड होता तो सही होता, ठीक है। फिर असर्शन क्या है, 1 मोलर ग्लूकोज विल हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 2 मोलर ग्लूकोज। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के वी इंटू एम के, ठीक है। तो इसका मान लीजिए किसी का 1 मोलर है, इसका का मान लीजिए एम है मोलैलिटी, जो 2 मोलर है हम लोग क्या यूनिटरी मेथड से बता सकते हैं कि इसका मोलैलिटी 2m होना चाहिए, ठीक है। तो मोलैलिटी अगर आप डबल करते हैं, इसको अगर आप डबल करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन भी डबल हो जाएगा, मतलब कि आपका 2 मोल ग्लूकोज का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाएगा 1 मोलर ग्लूकोज से, है ना। तो आपका ये पहला वाला तो ये गलत हो गया, है ना। पहला वाला जैसी गलत होगा तो आपको डी आंसर होना चाहिए, आंसर डी हो जाएगा। दूसरा वाला देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या ब्यूलियोस्कोपी जो है आपका, ये आपका एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ठीक बात है ये बिल्कुल, है ना। तो अब कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो वो कर लेते हैं हम लोग। तो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन आपको दिया रहता है, बेसिकली पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही है ये। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो इस बार आपके आने वाले हैं उनमें कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन भी ये हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को करना चाहिए। हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है। क्या दिया है, 70th क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट आर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, हम लोग को पता था। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, अभी पता था। फॉर एन एक्सपेरिमेंट सुगर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फॉर विच लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाउंड टू बी इतना mm ऑफ Hg, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इतना, ठीक है। वेपर प्रेशर दिया और ये एलिवेशन बता दिया। आंसर द फॉलोइंग MCQs बाई चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, आंसर करना है। तो पहले हम लोग डेटा जो दिया उसको लिख लेते हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अच्छा वेपर प्रेशर में लोअरिंग ना, तो इसका मतलब ये दिया हुआ है आपको P0A माइनस पी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.061 mm ऑफ Hg, है ना। और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ 17.5, मतलब P0A भी दिया हुआ है आपको 17.5 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग जो फार्मूला पता है हम लोग फार्मूला को यूज़ करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये फार्मूला होता है, ये किसके बराबर होता है, XB के बराबर होता है, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग यहाँ से कितना आ जाएगा 0.061 डिवाइडेड बाई 17.5, इससे हम लोग को मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा बी का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग क्या पूछा है हम लोग से। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द गिवन सोल्यूशन इज, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या हम लोग को पता है, चेंज इन वेपर प्रेशर पर यूनिट इनिशियल वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो इसका वैल्यू कितना आया था हम लोग का, अभी देखिए, अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया है जो 0.061 डिवाइडेड बाई 17.5, 0.061 डिवाइडेड बाई 17.5, ठीक है। इसे कैलकुलेट करना है हम लोग को। तो देखिए इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो डेसिमल प्लेसेस हटा लीजिए, यहाँ पे ये 6.1 बन जाएगा,
तो ये करीब करीब 6.1 डिवाइड बाई 175 है ना, तो इसको अगर 1.75 लिख के यहाँ पे 2 0 लगा दी तो 6, तो आपका ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली डेसिमल पॉइंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका वैल्यू जो है बहुत छोटा आना चाहिए, तो नियरली आपका 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो 3 डेसिमल प्लेसेस तक गया है, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, आप खाली डेसिमल प्लेसेस देख लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो ये इतना आ जाता है, आंसर मैंने पीछे लिख भी दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का ए आपका आंसर है। ठीक है, सेकेंड पे चलते हैं। ये इसका थोड़ा बहुत इस टाइप के दिया हुआ है, रिलेटिव लोडिंग का फार्मूला लिखा था मैंने, उसके बाद इसको हम लोग ये कर फार्मूला जैसे हम लोग निकाला वैसे ही वो भी दिया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर mm/g ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे आपको P0A माइनस P दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था वैल्यू, यहाँ से देख लेते हैं 0.061 और आपको P0A दिया हुआ है 17.5। ठीक है, आपको वेपर प्रेशर निकालना है ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ से अगर आप P निकालना चाहें तो वो आएगा 0.061 माइनस नहीं 0.061 नहीं माइनस ये प्लस 17.5। मैंने क्या किया P0A का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, तो यहाँ से P को सब्जेक्ट बना के मैंने निकाल रहा हूँ इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 17.5 माइनस 0.061, तो ये आपका 17.439 मैंने ये गैस किया। देखिए मैंने कैसे किया, 17.50 में से इतना माइनस करना, तो 17.4 कुछ आना चाहिए, 17.4 वाला एक ही ऑप्शन है क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने यहाँ से लगा दिया। इस तरह के ऑप्शन में आपको ये भी नहीं है, ये डी इधर आ गया इसका ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थर्ड का आपका सी आ गया, तो ये इसका ये आंसर होगा। देखिए कैसे निकाला हुआ, यहाँ लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। थर्ड क्या है इसका क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सॉल्यूशन XB। तो XB वही होगा जो आपका ये निकला है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। तो फार्मूला क्या होता है इसका, P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0A। तो इसका फार्मूला हम लोग का अभी क्या आया था, इसका वैल्यू जस्ट अभी हम लोग थोड़ा देर पहले निकाला था, इस क्वेश्चन में 0.00348 आया था ना। इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.00348। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ नंबर क्या है, वेट ऑफ शुगर टेकन इज 5 ग्राम इन 108 ग्राम ऑफ वाटर, देन मोलर मास ऑफ शुगर विल बी। शुगर का मोलर मास कितना होगा, अगर ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है मोलर मास निकालने का, कि आपको अगर मोल फ्रैक्शन पता है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। कैसे आया देखिए मैं बता देता हूँ एक बार आपको, जगह है क्या इधर तो बहुत जगह यही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको मोलर मास ऑफ बी निकालना है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का क्या फार्मूला होता है। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फार्मूला होता है आपका P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0A, इस तरह का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको अगर आप उसमें लिखिएगा तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आया था हम लोग का इसका वैल्यू, लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग इसका वैल्यू निकाले थे, 0.0348 आया था ना, 0.00348। ठीक है, और XB का फार्मूला उस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, NB डिवाइडेड बाई NA प्लस NB, ये फार्मूला आएगा, है ना। तो अगर हम लोग इसको अगर इस तरह नहीं लिखे, इसको अपना रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में ही अगर लिख दें तो ये ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्योंकि आपका ये आएगा, आपका कितना था आपका वैल्यू, एक था 17.5, 0.061, ये था आपका 17.5, और यहाँ नहीं कर रहे थे, मोबाइल कर रहे थे, ये था आपका 17.5 डिवाइडेड बाई 0.061। तो अगर आप इससे इसको कंपेयर कीजिएगा, मान लीजिए के टर्म्स में, तो NB आपका आ जाएगा K टाइम्स 0.061 और NA प्लस NB आपका आ जाएगा K टाइम्स 17.5। ठीक है, K मतलब रेशियो निकालने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी का उस टाइप का मैंने लिया है। तो NB का वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिएगा तो NA आ जाएगा आपका। तो उस हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो मास तो आपको दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ बी निकाल सकते हैं।
गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, है ना, इस तरह से। तो मोलर वेट ऑफ बी तो आपको निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो गिवन वेट ऑफ बी है आपका 5 ग्राम्स, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालने के लिए आप 18 डिवाइडेड बाई 108 कर, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट ना 108 डिवाइडेड बाई 18 कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका एन ए आ जाएगा, आपका एन ए आ गया, एन बी आ गया, तो आप यहाँ से ये वाला फार्मूला लगा के आपका एन बी भी आ जाएगा यहाँ से, या एम बी भी आ जाएगा अगर आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मैं वैल्यू बता देता हूँ अभी कितना आ रहा है इसका वैल्यू हम लोग का 240 आ रहा है। आप सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं, मैं करके दिखाई देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये सब करने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यूज़, तो डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करेंगे, इतना दिमाग क्यों खर्चा करेंगे झूठ मूठ का हम लोग, डायरेक्टली जब आंसर आ रहा है तो, है ना। देखिए यहाँ पे किस तरह से ये होगा। एन बी के जगह में आप रखिएगा 5 डिवाइडेड बाई एम बी, एन ए के जगह में रखिएगा 108 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 5 डिवाइडेड बाई एम बी। अब सिर्फ एम बी बच गया, बाकी सारा चीज़ इसमें सॉल्व्ड है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से आपका एम बी जो आ जाता है वो आता है 240 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। आपको इस तरह से एम बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिया हुआ है, इस तरह से आपका आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसके लिए आप शॉर्टकट वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, आपको पता है कि नहीं। इसका शॉर्टकट क्या होता है आपका, पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी इक्वल्स टू एन बी बाई एन ए। ये शॉर्टकट अगर आपको पता होगा तो आप और जल्दी निकाल सकते हैं। शॉर्टकट फार्मूला इसी से आता है। अगर आपको इस शॉर्टकट फार्मूला भी चाहिए तो आप मेरे को ये कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको ये शॉर्टकट फार्मूला भी एक वीडियो बना के अलग से अच्छा से उसको डिस्क्राइब भी कर दूँगा, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर mm ऑफ Hg ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर इज। तो देखिए सबसे पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज ही निकाल लेते हैं पहले हम लोग, या फिर वेपर प्रेशर पूछा है ना, ठीक है। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, धीरे धीरे करके निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, तो इसके हिसाब से हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो देखिए कितना आता है हम लोग का, ये ही और 12 6 72 प्लस 12 ये आ जाएगा आपका 96। इसको अगर ऐड कीजिएगा तो 180 ग्राम पर मोल आता है ग्लूकोज का, ठीक है। इसको 180 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर दीजिए, इतना मोल आपका नंबर ऑफ मोल है ग्लूकोज का, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है आपका, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट 450 गिवन वेट है और वाटर का 18 होता है, इतना मोल है, ठीक है। प्रेशर निकालना है आपको, ठीक है। वेबर प्रेशर मतलब पी, तो पी का फॉर्मूला क्या था आपका, वाटर है 293 केल्विन ना। तो इसके लिए आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। तो पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट, दिस विल बी इक्वल टू एक्स बी, ठीक है। इसको आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में वो शॉर्टकट वाला फार्मूला बना के लिखिएगा, तो ये बन जाएगा पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए एन बी एन ए का, तो यहाँ से आपका, और पी नॉट की जगह आपको 760 पुट करना है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, तो ये आपको पुट करना है। बहुत लोगों को लग रहा है कोई डेटा मिसिंग है, लेकिन ये डेटा मैंने अब दे दिया, इसे आपको लर्न भी रखना है बहुत जगह। एक बार तो जेई में इस टाइप का क्वेश्चन भी आ चुका है, जेई मेंस में। तो प्योर पी नॉट जो है वो आपको याद रखना है, वाटर के लिए 760 mmHg होता है, ठीक है। तो पी नॉट पता चल गया, बस पी तो सब्जेक्ट है, इस फॉर्मूले में एन भी पता है हमको, एन ए पता है, उस फॉर्मूले में पुट कीजिए और वैल्यू निकालिए। मैं वैल्यू निकाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट, सॉरी पी इज़ इक्वल टू एन बी बाई एन ए, ये फार्मूला है। एन बी का वैल्यू हम लोग अभी निकाल लेते हैं। यहाँ पे एन बी कितना आया था, एन बी आया था 25/180, 25/180, और एन ए कितना आया था हम लोग का 450/18, 450/18। इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, हाँ। तो ये आपका आ जाता है 1/180, और अगर आप इसको रेसिप्रोकल करके पी को सब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या आएगा फिर, ये हमें इस तरह से लिख दीजिए पहले, पी डिवाइडेड बाई पी नॉट, नहीं इसी तरह से पहले इसको अलग अलग कर लीजिए, पी नॉट बाई पी माइनस 1 दिस विल बी इक्वल टू 1/180। तो पी नॉट क्या आ जाए, मतलब पी नॉट तो पता ही 760 बाई पी -1 इक्वल्स टू 1/180। तो यहाँ से आपका 760 बाई पी आ जाएगा
1 + 1/180, तो ये आ जाएगा 181/180, ठीक है। तो यहाँ से आप पी आराम से निकाल सकते हैं। पी क्या आ जाएगा फिर 180 × 760 डिवाइडेड बाई 181। तो ये वैल्यू 760 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो 761 या 762 अप्रॉक्सीमेटली आप इसे लिख सकते हैं mm/Hg में, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा mm/Hg में निकालना है ना। अच्छा सॉरी 760 नहीं है, तो आपका इसके करीब आना चाहिए। अच्छा इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन में आपका आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। हाँ इसका आंसर वही आना चाहिए जो मैंने निकाला है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है इसमें, ठीक है। आगे बताते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, विलियम हेनरी। अच्छा ये हेनरीज लॉ का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। When made a systematic investigation in solubility gas in a liquid, according to Henry law, mass of gas dissolved per unit volume solvent constitutes directly proportional to the pressure of gas in equilibrium with the solution. Dalton during the same period also concluded independently that the solubility of gas depends on the partial pressure of the gas. If you use the mole function of the gas as a measure of solubility, then Henry law the partial fraction is directly proportional to, एक NCERT का लाइन है, ये लाइन डायरेक्टली NCERT से ली गई है। आप NCERT देखिएगा, उसमें ये लाइन डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको MCQ आंसर, इसमें कोई भी एक आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, जो इन्फॉर्मेशन NCERT में बस वही है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर इतना इज फॉर मीथेन इन बेंजीन इज इतना mmHg। तो KH का वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना mmHg 4.27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ mm/Hg, ये दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। दी सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन अंडर 760 mmHg इज, प्रेशर दिया हुआ है 760 mmHg। अब फॉर्मूला लगा दी, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पार्शियल प्रेशर क्या होगा KH × x, यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा P/KH। P का वैल्यू आपको दिया ही हुआ है 760 mmHg, इसको डिवाइड कर दीजिए इससे 4.27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵, तो सॉल्व कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.78 क्रॉस 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The partial pressure of ethane over a saturated solution containing this much grams of ethane is 1 bar. If the solution contains इतना ethane, then what will the partial pressure in bar of the gas? देखिए partial pressure होता है KH × x, यहाँ पे KH दिया नहीं है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर को x का फंक्शन मान सकते हैं, तो P1/P2 हो जाएगा x1/x2, है ना। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पार्शियल प्रेशर कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ इथेन इज़ 1 बार, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 बार डिवाइडेड बाई P2। P2 कितना है आपका, ये तो पूछा है, P2 ही पूछा है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका x1 क्या है 6.56 क्रॉस 10⁻² डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो P2 आपका आ जाता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² डिवाइडेड बाई 6.56 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², तो ये आपका नियरली आ जाएगा 5/6 है ना, तो वो 0 पॉइंट कुछ आएगा, देखिए ऑप्शन 0 पॉइंट कुछ है, वही हो जाएगा 0.762। यहाँ भी आंसर दिया हुआ था, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये वाला आंसर मत देखिएगा, मैंने जिस तरह सॉल्व किया इस तरह से आप देखिएगा इसे, ठीक है। KH values for argon, carbon dioxide, formaldehyde and methane as this and this. Arrange the gases in the order of their increasing solubility. तो देखिए मैं आपको एक इसका ये बताता हूँ, प्रेशर का फॉर्मूला होता है KH × x, सॉल्युबिलिटी जो है x पे डिपेंड करता है, तो x विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो, है ना। क्वेश्चन में KH दिया हुआ और प्रेशर के बारे में कोई बात नहीं किया, तो प्रेशर हम लोग कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। तो पहले हम लोग KH के ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं इसको एक तरह से, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो सबसे कम सबसे ज़्यादा किसका इन चारों में से, सबसे ज़्यादा है आपका आर्गन का, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पे 13, आर्गन का सबसे ज़्यादा था 40, उसके बाद आपका हो जाता है 1.67 CO2 का, उसके बाद आपका आ जाता है
0.413 मीथेन का, उसके बाद आपका आ जाता है 1.83 क्रॉस 10⁻⁵ HCHO का। तो ये KH का ऑर्डर है, ठीक है। और X का ऑर्डर इसका उल्टा करना है, तो बस साइन का आप रिवर्स कर दीजिए इस तरह से, इसका उल्टा करना है ना। तो मैं तो ऐसे ही करता था अपने टाइम पे, जो जिस चीज़ का हम लोग को पता है उस चीज़ का ऑर्डर लिख लेता था और बस साइन को उल्टा कर देता था अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ दिया भी हुआ है, मैंने आपको फॉर्मूले से एक्सप्लेन, यहाँ लिखा हुआ है हायर द KH वैल्यू लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन गैस इज बबल थ्रू वाटर ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द गैस इज ऑब्टेन्ड। हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है। इफ द गैस exert a partial pressure of this much, how many number of millimoles of the gas dissolved in 1 liter of water? तो ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना आपको एक चीज़ एज्यूम करना पड़ता है खुद से ही। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना हो। मोलारिटी ऑफ वाटर कभी भी पूछा रहेगा ना, तो उसका एक फिक्स्ड वैल्यू आता है 55.55। इसको आप सबसे पहले लर्न कर लीजिएगा। कैसे आता है ये देखिए, अगर हम 1000 को 18 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है। ये वैल्यू सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अभी वाले जब आपने लर्न कर लिया, अब मैं आपको बताता हूँ, यही डेटा आपको पता होना चाहिए, डेटा है। अब देखिए इसके आगे का सॉल्यूशन इसका बहुत इजी है। हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब KH दिया हुआ है 150 किलो बार, ठीक है। इफ़ अ गैस एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 2 बार, देन द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब अगर हम लोग X निकाल लेंगे तो उससे तो मिलीमोल्स तो हम लोग निकाल ही लेंगे, है ना। मिलीमोल्स क्या होता है, देखिए मिलीमोल्स होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। मिलीमोल्स होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई 1000, ये उसका फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लें, फिर तो मिलीमोल्स निकालना बहुत ईजी काम है। फॉर्मूला क्या है हम लोग का, P = KH × X, है ना। और X का फॉर्मूला क्या है, X का फॉर्मूला NB / NA + NB। तो KH का वैल्यू कितना दिया हुआ है 150 किलो बार, तो 150 × 10³ बार कर दें इसको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना आएगा आपका, B का नंबर ऑफ मोल्स N मान लेते हैं अगर हम लोग, तो इसका N होगा। और वाटर का मोलारिटी मैंने आपको बता दिया पहले ही 55.55 लेना है आपको, ठीक है। ये डेटा है, ये आप कुछ इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। X का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से बता देता हूँ, NB / NA + NB। और जब भी कहीं कुछ नहीं दिया रहा है NA के बारे में, तो आपको NA को 55.55 लेना है। ये आपने मोल कॉन्सेप्ट में बहुत बार किया होगा, और एक स्टैंडर्ड ये चीज़ होता है करने का, तो यह बहुत जगह करते भी आते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए यहाँ से प्रेशर आपका 2 × 10⁻³ दिया हुआ, नहीं 2 बार दिया ना, 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो N + 55.53 नियरली 55.55 ही हो जाएगा। क्यों ऐसा अप्रोक्सीमेशन लगा लिया, क्योंकि N बहुत छोटा है ना। देखिए हेनरी लॉ कांस्टेंट में प्रेशर लगा के आप कितना भी गैस को डिज़ोल्व कीजिए, जो डिज़ोल्व होता है वो बहुत कम होता है, तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब N को इसके सामने नेगलेक्ट करके इसको नियरली इतना लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए। बाकी कैलकुलेशन हार्ड बनाने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इसको रफली इस तरह से लिख सकते हैं 150 × 10⁻³ इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो नियरली आपका 0.37, ये आपका जो आता है ये कितना आएगा, कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका आ जाएगा 0.35 क्रॉस 10⁻⁻3, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स है, तो नंबर ऑफ़ मिलीमोल्स कितना आ जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, मैं यहाँ पे आपको गलत बता दिया। मिलीमोल्स को 1000 से डिवाइड करने से आपका मोल्स आ जाता है। तो ये आपका कितना आ रहा है, दिस मच मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। तो इसको आप थोड़ा सा मिलीमोल्स में करके लिख लीजिए, तो मिलीमोल्स आपका हो जाएगा 0.35, ये मिलीमोल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.37 नियरली 0.35 करके हमने निकाल लिया अप्रॉक्सीमेटली। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट और आइडियल सोल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन एंड नो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये पता है हम लोग को कि जो सिर्फ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, इसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। देयर आर ऑल
4 सच प्रॉपर्टी, 4 ऐसे प्रॉपर्टी है। पहला है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑल ऑफ देम हेल्प इन कैलकुलेटिंग द ऑब्जर्व्ड मोलर मास विच इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता है मोलर मास हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इन सब का मेन यूज़ क्या होता है इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने का? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग मोलर मास निकालते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग ये यूज़ करते हैं कि उनसे हम लोग मोलर मास निकालते हैं, ठीक है। आउट ऑफ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर मे बी रिगार्डेड एज द बेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ थ्योरी पाई इक्वल्स टू CRT वेरी। इन चारों में से ये आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेस्ट मेथड कौन सा है? तो बेस्ट मेथड आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वाला मेथड है, ठीक है। NCERT में दिया हुआ है बेस्ट मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर वाला मेथड है, ठीक है। यहाँ भी डेटा दिया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT, C मोलैरिटी होता है सोल्यूशन का, मोलैरिटी। R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और C मोलर कंसंट्रेशन है और R गैस कांस्टेंट है, वही 0.08 वाला, और टेम्परेचर के साथ है तो 25 मतलब 8.314 वो जूल वाला जो होता है वही है, ठीक है। टेम्परेचर आपका जो है केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन लिक्विड्स A एंड B आर मिक्स्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स द सॉल्यूशन विल सो। देखिए पहले A इंटरेक्शन था और B इंटरेक्शन था। जब आपने सॉल्यूशन बना दिया तो उसमें A इंटरेक्शन B भी इंटरेक्शन तो रहेगा, A भी इंटरेक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। और मान लीजिए पहले इसका वॉल्यूम था 20 ml और आपने इसको मिलाया 30 ml, ए आपने 20 ml लिया, 3 ml बी लिया, दोनों को मिक्स किया, तो उसके मिलने के बाद आपका 21 ml सॉल्यूशन बन गया A प्लस बी का। तो मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो डिक्रीज़ हो जाएगा ना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने से डिक्रीज़ हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा राउल्स लॉ से, है ना। इसी वजह से आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये इसमें इतना डेप्थ तो चाहिए ही। पॉजिटिव डेविएशन नहीं दिखाएगा, ये नो डेविएशन नेगेटिव दिखा रहा है। स्लाइटली इंक्रीज इन वॉल्यूम नहीं, डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा। देखिए 20 ml 3 ml कराने 21 ml। वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ गया ना, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ गया, तो इंटरेक्शन बढ़ने से आपका ये हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे चलते हैं। द एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड HCl बॉयल्स एट दिस मच टेम्परेचर, व्हेन द मिक्सचर इज डिस्टिल्ड इट पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर HCl प्योर वाटर, ये वो, ठीक है। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है तो आप जानते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर को आप लोग कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट सेपरेट बाय डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन से तो हम लोग बिल्कुल भी इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो टेम्परेचर देख के आपको डराने की कोशिश की गई थी। आप प्योर स्टेट में कभी भी उसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं एजियोट्रोप से, ठीक है। बॉइलिंग से तो नहीं कर सकते, मतलब डिस्टिलेशन से तो नहीं कर सकते। किसी और तरीके से भले आप कर लें। एक प्रोसेस होता है, आपने क्लास 11th में सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में पढ़ा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। उससे भले इसको किया जा सकता है। रिड्यूस्ड प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बढ़ जाता है दोनों का, इसकी वजह से वेपर प्रेशर हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं दोनों को अलग अलग। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अगर आपको ये इसका वीडियो भी चाहिए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि हम लोग को इस चैप्टर के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। क्लास 11th का जो सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स है, ये टॉपिक आपका जेई में भी आपको हेल्प करता है, नीट में भी हेल्प करता है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ बोर्ड्स के लिए, जेई नीट के लिए भी अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको इस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूँगा। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा इसके ऊपर में, क्योंकि जो आप लोग देखिएगा मैं वही वीडियो बनाऊँगा ना, इसीलिए अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं बना दूँगा, ठीक है। ऑन फ्रीजिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, द सॉलिड विच स्टार्ट सेपरेटिंग आउट इज शुगर आइस सॉल्यूशन इज द सेम कंपोजिशन इज डिफरेंट कंपोजिशन। देखिए यहाँ कोई एजियोट्रोप तो है नहीं जो सेम कंपोजिशन डिफरेंट कंपोजिशन का बात आएगा, तो शुगर या आइस में से ही होगा। तो आपको ये पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो लोअर हो जाता है सॉल्यूशन का, डिप्रेस हो जाता है ना। तो जो फ्रीज़ करेंगे जो पहले बाहर आएगा वो आइस होगा, क्योंकि शुगर तो बाद में बाहर आएगा क्योंकि उसका लोअरिंग पॉइंट बहुत डिप्रेस हो गया ना, तो पहले आपका आइस सेपरेट होता है। ये एक फैक्ट भी है कि आप शुगर और आइस का एक मिक्सचर लेंगे, इसको फ्रीज़ करेंगे
जो सॉलिड पहले सेपरेट होगा वो आइस, ठीक है। बाद में तो दोनों हो जाएगा, शुरू में जो सेपरेट होगा वो आइस है, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन, पहले हम लोग देख लेते हैं किस पे डिपेंड करता है। आई पे डिपेंड करता है, सी कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आर पे डिपेंड करने का कोई मतलब नहीं है, तो कॉन्स्टेंट है आर तो ये कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे नहीं डिपेंड करता है। कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप देख लीजिए वो खाली नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कोई भी है वो नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे आपका डिपेंड करता है, वो स्ट्रक्चर पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो वही तो डज नॉट डिपेंड अपॉन पूछ रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये सही ऑप्शन है क्वेश्चन का। मैं साइड में जो इस साइड टिक लगाता हूँ ना, इसका मतलब है कि ऑप्शन सही है कि नहीं, मतलब ऑप्शन का स्टेटमेंट सही है कि नहीं। और जो मैं आगे में टिक लगाता हूँ क्वेश्चन पे, इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सही है कि नहीं। तो आगे पीछे टिक लगाने का मतलब आप लोग भी इसी तरह से अटैम्प्ट कीजिएगा, तो आपको नॉट वाला क्वेश्चन जो होता है बहुत पूछा जा रहा है आजकल, तो नॉट वाला क्वेश्चन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट इज, तो अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दीजिएगा किसी भी सॉल्वेंट में, तो क्या होगा आपका, इसका तो सिंपल सा होता है ना कि फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिप्रेस हो जाएगा, है ना। देखिए जैसे आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं किसी चीज़ में, तो फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो बाद का बात होता है। देखिए पहले क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इस तरह का था वो, इस तरह का वो बीकर था, ठीक है। इसमें कोई सॉल्यूशन था, मान लीजिए ए सब्सटेंस था इसमें, इसमें आपने थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, इसका नाम था बी। तो कुछ पहले क्या था, खाली ए था पूरे टब में, है ना। तो यहाँ पे क्लोज इवैक्यूएटेड क्लोज कंटेनर ले लेते हैं, तो ये कुछ वेपर बना रहा था और वो कंडेंस भी हो रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर था P0 है। जैसे ही आपने सॉल्यूट डाल दिया तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉल्यूट के, वो खुद तो वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल हैं, तो खुद तो वो एवापोरेट होकर वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं। और ऊपर से जो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स होते थे वो तो अपना कुछ प्रेशर बनाते ना वेपर बना के, तो वो जगह घेर के भी बैठ गए, तो जी भी तो ना ए को बनाने दे रहे हैं ना खुद बना रहे हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो सबसे पहला जो कंसिक्वेंस होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करने पे, वो आपका होता है कि वेपर प्रेशर आपका कम हो जाता है, ठीक है। वैसे आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज़ नहीं होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका वो एलिवेट होता है, डिक्रीज़ नहीं होता है। डिक्रीज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ नहीं होता है, ठीक है, इंक्रीज़ होता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के आप सी को इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, तो पाई भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये तो तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो यही ऑप्शन आपका सही है इन चारों में से, ठीक है। ये कुछ बड़ा सा है, यहाँ से लिया गया है, ये सोर्स इसका ये देख लीजिए, इस सोर्स पे जाके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए क्या इसमें डेटा दिया गया है, देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन वुड बी अफेक्टेड बाय डिसॉल्व्ड सॉलिड्स इन द लिक्विड फेज। A soluble solid in solution has effect of raising its boiling point and depressing its freezing point. The addition of non-volatile substances to a solvent decreases the vapor pressure, and the added solid particles affect the formation of pure solvent crystals. According to many researchers, the decreases in freezing point directly correlated to the concentration of solute dissolved in the solvent. This phenomenon is expressed as freezing point depression and useful for certain application liquid food molar mass हाई क्वालिटी थी वो, ठीक है। इसमें कुछ यहाँ पे डेटा दिया गया, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इसको पढ़ लेंगे। सिंपली यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो होता है उसी के बारे में कुछ कुछ लिखा है, तो हम लोग क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन चूज़ करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर वाटर। अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं प्योर वाटर में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अबव हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा 100 डिग्री से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होकर 0 डिग्री से कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बॉयल अबव 100 डिग्री नहीं, बॉयल अबव एंड फ्रीज अबव 0 डिग्री नहीं, अबव नहीं, बिलो होना चाहिए था, गलत है। बॉयल बिलो 100 डिग्री एंड फ्रीज अबव 0 डिग्री, बॉयल बिलो 100 डिग्री नहीं, बॉयल अबव 100 डिग्री होना चाहिए, नहीं गलत हो गया। बॉयल अबव 100 डिग्री हाँ, एंड फ्रीज बिलो 0 डिग्री, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सी। तो सी आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबको पता ही होगा आप लोगों को,
जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताता हूँ। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो इजी कैटेगरी में बहुत इजी है, ये तो देख लेते हैं फिर भी हम लोग एक बार। डिपेंडेंट ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूट आइडेंटिटी, डिपेंडेंट ओनली ऑन आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्वेंट्स आइडेंटिटी, depend on identity of solvent and solute and thus the concentration of solute, dependent only the identity of solvent and the concentration of solute and independent of solutes identity। तो देखिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, आइडेंटिटी पे भी डिपेंड नहीं करता है, खाली नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इट विल depend only on concentration of solute and independent of solvents and solutes identity। सॉल्वेंट और सॉल्यूट कौन है उससे इसको बिल्कुल मतलब नहीं है, नंबर से नंबर पे डिपेंडेंट है, और नंबर को हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म्स में बताते हैं, है ना। नंबर ज़्यादा ऐसा तो लेमन लैंग्वेज हो गया ना, कंसंट्रेशन ज़्यादा है ये एक्यूरेट केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात हुआ, है ना। तो डिपेंडेंस ओनली ऑन आइडेंटिटी ऑफ सॉल्वेंट and concentration of solute and independent of the solute's identity। ये थोड़ा डिस्क्रिपेंसी वाला क्वेश्चन हो गया आपका, जिसमें 1 भी करेक्ट हो सकता है आपका, डी भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी होता है जिसमें के एफ है आ गया तो वो तो सॉल्वेंट पे थोड़ा बहुत डिपेंड करने लगता है ना, लेकिन सॉल्यूट आइडेंटिटी से इंडिपेंडेंट होता है। तो ए और डी में से इसमें ये है डिस्क्रिपेंसी है। अब लोग डी ज़्यादा ये फेवर करेगा, क्योंकि डी में कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में तो सॉल्वेंट आ जाता है ना, इन्वॉल्व हो जाता है इसकी वजह से, इसलिए यहाँ भी आंसर डी दिया हुआ था, तो मैंने आपको एक बार दिखा दिया। ये डिस्क्रिपेंसी वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग अभी कॉन्सेप्ट के लिए सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। एज्यूम द सैम्पल ऑफ जूसेस ए बी एंड सी हैव ग्लूकोज एज ओनली शुगर प्रेजेंट इन देम, द कंसनट्रेशन ऑफ सैम्पल ए बी सी आर 0.1 मोलर, 0.5 मोलर एंड 0.2 मोलर। फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट फॉर द फ्रूट जूस। देखिए जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मोलैरिटी के या मोलैलिटी के, है ना, क्योंकि मोलैलिटी पे तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है एक दूसरे पे। अगर मोलैरिटी ज़्यादा होगा तो मोलैलिटी ज़्यादा होगा, है ना, इसीलिए ये कैपिटल एम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिप्रेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, डिप्रेशन जितना ज़्यादा, देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपका 0 है स्केल पे, जिसमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होगा, मान लीजिए -5 है ये -2 है, ये -1 है, ठीक है। तो जिसमें सबसे कम डिप्रेशन होगा, जिसमें डेल्टा टी एफ सबसे कम होगा, उसका मतलब सबसे कम डिप्रेस हुआ, मतलब वो सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा डिप्रेस हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। डेल टी एफ अगर ज़्यादा है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो डेल टी एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी बहुत लोग गलती कर देते हैं इसमें। दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट, और डेल टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे वो एलिवेट होता है, यहाँ पे वो डिप्रेस होता है ना, इसलिए उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं स्टार मार्क करके आप लोग को लिखवा देता हूँ। जो डेल्टा टी एफ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट के, और जो डेल्टा टी बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। तो इतना देखने के बाद आप मुझे आसानी से बता सकते हैं कि ए बी और सी का अगर आपको एम दिया हुआ है 0.1 0.5 0.2, तो आप इसको अगर अरेंज करेंगे एम के बेसिस पे तो आपका आ जाएगा, सबसे कम होता है आपका 0.1, उससे ज़्यादा आता है 0.2, उससे ज़्यादा आता है 0.5। तो ये हो जाएगा इस हिसाब से ए सी बी इस तरह से, ठीक है। मोलैलिटी का ऑर्डर ये है, तो डेल्टा टी एफ का ऑर्डर भी यही होगा जो मोलैलिटी का ऑर्डर है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आपका इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ए का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सी का से कम, बी का सबसे कम, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला में बताया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए का सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे बहुत बच्चे सी मार्क करके आएंगे जो गलत है, ए होता है, क्योंकि देखिए बहुत लोग सोचते हैं टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, जिसका एम ज़्यादा उसका टी एफ ज़्यादा, नहीं, वो डेल्टा टी एफ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन जितना ज़्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट डू टाइप क्वेश्चन है बिफोर एग्ज़ाम्स।
ये आप समझ गए। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ईजी है। फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? नो, फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट? नो, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यस, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑल ऑफ द तो हो नहीं सकता। बहुत बच्चे इसमें ऑल ऑफ द कर देंगे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। उस तरह से अगर मान लीजिए वेपर प्रेशर आ जाएगा तो उसमें भी आप नो करेंगे। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जब आ जाएगा उसमें भी आप नो कर देंगे। खाली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर आएगा तो आप उसमें आएगा यस कर देंगे। ठीक है। तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आपको इसमें नो तभी, मतलब आपको नो और यस करना है इसमें। तो जो सिर्फ नाम आपको अपने याद किए हैं बस उन्हीं को नाम पे यस कीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। फ्रीजिंग पॉइंट इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। वैसे ही वेपर प्रेशर नहीं है, ना ही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अभी का क्लास हम लोग का यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो करना होगा आप लोग कमेंट्स में टाइप कीजिएगा। आपको जो भी वीडियो चाहिए, जिस भी टाइप का एजुकेशनल वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग जो बोलेंगे वैसे ही किया जाएगा। तो मैं आप लोग के सजेशंस का इंतज़ार करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए लेक्चर को, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए इस हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और बाकी आप लोग तो बहुत ही मतलब न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, तो आप लोग को तो ये सब आता ही होगा। तो ठीक है, आप लोग उसको कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। और जो भी आपको कुछ इंटरेक्शन करना है तो कमेंट में लिखिएगा। ठीक है। मेरा आप लोगों से बात करने का बस वही एक ज़रिया है। तो आप लोग को जो भी सजेशन है या कमेंट है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय।